देर तक आंसू किशोर के गालों पर ढुलकते रहे। लेक के पार किनारे किनारे रेल गुजर रही थी और उनकी रोशनियां पानी के भीतर सुनहरी कातर जैसी सड़कती जा रही थी। क्या वे लोग सच में दुर्भाग्य बनकर एक दूसरे की जिंदगी में आए थे? लेकिन सौभाग्य किसे कहते हैं? इसे जिंदगी की पहली बार किशोर ने उसी दिन जाना था जिस दिन लीना का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, लीना, तुम एक बार अपने मुंह से कह दो लीना, देखो मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक प्यार भरे दिल के सिवा कुछ भी नहीं है। मुंह से लीना ने सिर्फ इतना ही कहा। सब कुछ शब्दों में कहकर ही बताया जाता है। किशोर को विश्वास नहीं हुआ था। लगा जैसे संसार की हर चीज़ की अवास्तविकता अनरियल हो उठी है। यूनिवर्सिटी के लड़के सुना सुना कर आपस में कहते हैं, इसे कहते हैं चफ्फड़ फाड़ कर देना। जिनकी साले की ट्यूशन करते फिशिप की स्कॉलरशिप के लिए इस मेंबर ने उस मेंबर के यहाँ चक्कर लगाते बीती, और आज देख लो क्या अकड़ कर असिस्टेंट कमिश्नर का दामाद होने जा रहा है। लेकिन बेटे, हाथी बांधा तो रहे हो, इसे खिलाओगे क्या? हाथी नहीं, हथिनी, सफ़ेद हथिनी। जो इतना बड़ा जानवर देगा वह 2-4 गन्ने भी तो खेत में ही देगा। असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स किसे कहते हैं, कुछ पता है? यानी किशोर साहब वहाँ खेत पर जाकर ही मढ़ैया डाल देंगे खेत पर। और वो जो कमिश्नर साहब की 3-3 बुलडॉग बैठे हैं, सो मानो लीजा के भाई है। जमाई जी को वो खातिरी करेंगे सीधे घर आकर ही, और जो है सो है। पर यार फांसा खूब नोट्स तैयार करने पढ़ने के पार्टनर, ये फ़ायदे समझे कुछ? तुम जिंदगी भर बैठे बैठे लाल स्याही से किताबें पर निशाने लगाते रहना, कोई छमिया पूछने नहीं आएगी। गोटू राम की सिर कढ़ाई में और 500 उंगलियां घी में। कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है तो आदमी को चाहिए एक खूबसूरत सी कॉपी में नोट्स तैयार करके अलग से रख लेना। मगर डार्लिंग, ये हुआ कैसे? बातें साले की आंखें हैं कि बटन उसे टिपकता नहीं, कि जो चुगत सारे दिन ट्यूशन करे, ना जिसके सिर पर छत हो, ना तले फर्श हो, कि वह क्या खिलाएगा बिटिया को? तिरिया हट मी लॉर्ड, तिरिया हट। लौंडिया बिना खाए पिए सत्याग्रह किए पड़ी रहे तो बोलो आप बेचारा क्या करे? अरे जनाब, करे क्यों नहीं? मर्द बच्चा हो तो हंटरों से वो ठुकाई करे कि सारा रोमांस फाख्ता हो जाए, और इन मजनू साहब को तो यूँ चुटकियों में उड़ा दे, कटवा के बहा दे रातों रात। क्या मजाल जो किसी को सुराग लग जाए। जरा भी हिम्मत होनी चाहिए मिस्टर, हिम्मत तो भाईजान किशोर की माननी पड़ेगी। नॉनसेंस, उनकी तो आज भी हिम्मत इस बाउंड्री में घुसने की नहीं होती। वो तो हमारी मोनालिसा ही सब कर रही है। हाँ, हाय मोना, तेरी यह दुर्दशा। इन फिक्रों और कहकरों के बीच किशोर भले ही अपने को हीरो के रूप में देखने लगा हो, लेकिन यह सच है कि लीना की दृढ़ता और साहस के आगे कहीं वह अपने को बहुत छोटा और नमित महसूस करता था। और उसमें भी झूठ नहीं कि शादी हो चुकने के बाद वाले दिन तक असिस्टेंट कमिश्नर दीक्षित के बंगले के फाटक का बीवेयर ऑफ डॉग के ऊपर वाला कुंडा खोलते उसका दिल धड़ धड़ करने लगता था। अलेशियल कुत्तों से डर नहीं, अलेशियंस कुत्तों से डर नहीं, लीना के भाइयों के डर से ही नहीं, बल्कि दीक्षित साहब की नज़रों से डर से। खून को जमा देने वाली ठंड की निगाहों के सामने पड़कर वापस आ सकने के लायक शक्ति भी उसमें नहीं रह जाएगी। आज तो लगता है जो कुछ उन दिनों हुआ, किशोर उन सबका मात्र तटस्थ दर्शक था। शादी दीक्षित साहब से के यहाँ नहीं हुई थी, कोर्ट में हुई थी। इसके पहले और बाद ट्रेजेडी और फोर्स 2 नाटक हुए थे। यानी शादी के पहले मार डालने, उस लफंगे को कहीं का न रखने और 5 दिन भूखे रहने, कमरे में बंद करके सड़ने देने का नाटक हुआ, जिसके अंतिम अंक में एक दिन किशोर ने लीला को अल सुबह अपनी कोठरी के दरवाजे के सामने खड़े पाया। बदहवास, खाली हाथ, अपने घर रहने आई हूँ, कितनी मुश्किल हुई है निकलने में, कि बस अब कोई हमारा क्या कर सकता है? कानूनन हम लोग पति पत्नी हैं, फिर किस तरह बाढ़ में जाओ के अंदाज में सब दिखावा करना पड़ा। कि इस तरह मसूरी की एक होटल में डबल बेडरूम का इंतजाम करके उन्होंने 2 टिकटें किशोर को दी, और स्टेशन पर जब अपनी बेटी को विदा किया तो शक्ति के मुखौटा का मोम पिघल आया था। उनकी आंखों में नमी तैर आई, लेकिन एक तनाव बना रहा, और उदासीनता का अभिनय करता किशोर गर्दन पकड़ाए अपने और दूसरों को विश्वास दिलाता रहा कि वर्ग की दीवारें आखिर मनुष्यों की भावनाओं को कितने दिनों और कुचलेगी। आदमी ही तो है जो इतिहास को बनाता है और बदलता है। प्रतिष्ठा, धन की, जाति की, पोजीशन की प्रतिष्ठा हम लोगों के भाग्य की निर्णायक क्यों है? लेकिन ये सारे घिसे पिटे वाक्य वातावरण में व्याप्त
अपमान के डंक से उसे अछूता नहीं रख पाते थे। पापा ने कुछ नहीं दिया, देने की बात भी नहीं थी। किशोर उसकी उम्मीद भी नहीं कर रहा था, लेकिन स्टेशन पर यह मौन आश्वासन भी टूट गया। प्लेटफॉर्म की घड़ी के पास जब हरी झंडी हिली तो उन्होंने लीना के हाथ में एक बंद लिफाफा रख दिया। इसे बाद में देखना। गाड़ी चली तो किशोर को लगा कि दीक्षित साहब ने न तो उससे हाथ मिलाना चाहते हैं, न ही आंखें। वे यूं ही खोए खोए से सख्त चेहरों में किए एक और खड़े रहे और उससे नहीं। लीना ने उखड़े उखड़े बोलते रहे। स्टेट एक्सप्रेस का डिब्बा एक हाथ से दूसरे हाथ की यात्रा में मानसिक उत्तेजना प्रकट करता रहा। गाड़ी चली, लिफाफा खुला। लीना के नाम 5,000 की अकाउंट पैसी चेक था। पहली चीज़ किशोर के दिमाग में टकराई, सिर्फ 5,000। फिर लगा यह 5,000 रुपयों का नहीं, 5,000 अविश्वासों का चेक है। जिस आदमी के साथ तुम जा रही हो उसके साथ कभी भूखी मरने लगो तो इन रुपयों का से काम चला लेना। किशोर का चेहरा पढ़कर लीना समझाती रही, पापा बेहद कट्टर सिद्धांतवादी आदमी है। वे कहते हैं कि झूठे दिखावे और रुपए की बर्बाद से क्या फ़ायदा। जो रुपया देना है वह सीधे ही क्यों ना दे दिया जाए, बजाय इसके कि हमें कोई उल्टी सीधी चीज़ दे देते और हमें पसंद भी ना आती। क्या यह ज़्यादा अच्छा नहीं है कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लें? वह कुछ नहीं बोला। अपने जुखाम का बार बार रुमाल में साफ करते करते रखते स्टेट एक्सप्रेस का टिन हाथ में लेकर बातें करते दीक्षित साहब की आकृति ही उसके सामने घूमती रही। 11-12 साल हो गए। उस आकृति की रेखाएं अब अलग अलग लोगों के चेहरों में समा गई है और उसे ज्यों का त्यों याद कर लेना भी उसके लिए संभव नहीं रह गया है। लेकिन उस दिन वाला प्रभाव आज भी दिमाग से नहीं जाता। मुंह की ओर बढ़ता सिगरेट वाला हाथ, सांवले होठों का उसे पकड़ने के लिए उदर्ग हो आना, फोकल चश्मे का बात जैसी तेज आंखों का झांकना, सुप्रीम कॉन्फिडेंस और हर चीज़ को आर पार भेद कर उसको जान बैठे होने का दम सब मिलाकर एक ऊंचाई पर खड़े इकारत से नीचे देखते व्यक्ति की ललकारती भंगिमा मन ही मन दांत बींचकर किशोर ने सोचा, साला शकल से ही टोडी बच्चा लगता है। हमारी सरकार ने इन लोगों को रिटायर क्यों नहीं किया? फिर एक दूसरा शब्द भी दिमाग में आया, ब्यूरोक्रेट्स। हवा ठंडी थी। खाना खाकर दोनों बाहर निकले थे और कुलड़ी माल पार करके रिक्शा स्टैंड के सामने ही दीवार पर जरा एक और हटकर बैठ गए थे। अंधेरे में जगमगाती बत्तियां की आड़ी तिरछी मालाएं टूट टूट कर नीचे उबड़ खाबड़ अंधेरे में चली गई कि क्रैक के गुच्छे के बाद बस कहीं कहीं बत्तियां सड़क का आभास देती थी। नीचे बहुत दूर हल्के उजास को देखकर लगता था कि वहाँ देहरादून है। कभी कभी मैं सोचता हूँ लीना, 3 दिनों में घुमड़ती बात को किशोर शब्द देने की कोशिश कर रहा था। कहीं हम लोगों से कुछ गलत तो नहीं हो गया? लाइब्रेरी चौक वाले मंडप को देखता रहा। लीना की इस सारी दृढ़ता ने उसे डरा दिया था। जो लड़की अपने दबंग बाप का फिक्र भी ना करे वह सचमुच डरने लायक ही है। काले शॉल को एक बार खोलकर सारे कंधे ढकते हुए लीना सामने देखती हुई बोली, देखो किशोर, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैंने जल्दी निर्णय नहीं लेती और जब तक एक बार निर्णय ले लेती हूँ तो उस पर टिकने की कोशिश करती हूँ। पापा को भी जानती हूँ और तुम्हें भी समझती हूँ। सब जानते बूझते हुए पूरे होश हवास के साथ तुम्हारे साथ कोर्ट गई थी और सच कहूँ मैं इसे भी पापा की मेहरबानी ही समझती हूँ। उन्होंने इतना किया। मैं तो तुम्हारे यहाँ जब पहुँची थी तो इन सब का मौत छोड़कर पहुँची थी। जानती थी यह सब नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था। गहरी सांस लेकर उसने धीरे से कहा। लीना के स्वर की यह दृढ़ निर्णायकता उसे अपने आप की विरोधी लगती थी और अचानक उसे दीक्षित साहब की वह मुद्रा याद हो गई जो उसे महसूस कराती थी कि मानो वह जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा हो। खैर, जो हुआ सो हुआ। पापा को माफ़ कर दो। देखो, उनका सोचने का, दुनिया को देखने सुनने का, चलने चलाने का अपना एक तरीका है। शायद अब वे बदल नहीं सकते। कम से कम तुम उनका इसी बात का लिहाज कर दो। मैं उनकी इकलौती लड़की हूँ, भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। मेरी शादी वे सचमुच शौक से करना चाहते थे। लीना का गला भरा आया। यही जरा सी अटक इस समय आ गई, वरना हम जानते हैं पापा के मन में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है। बहुत बार उन्होंने कहा कि किशोर ईमानदार और मेहनती लड़का है। उसे देखता हूँ तो मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं। और वह विस्तार से बताती रही।
पापा खुद सेल्फ मेड आदमी हैं। चाचा ताऊओं ने तो हरी झंडी दिखा दी थी, खुद पढ़े, छोटे भाइयों को पढ़ाया, भाइयों को नौकरी दिलाई, बहनों की शादी की। आज जो कुछ है सिर्फ अपने बूते पर है। आपके संघर्ष को वे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। इसलिए जानते हैं अभाव क्या होता है। शायद यही वजह है कि हम लोगों को किसी इच्छा को कभी अधूरा नहीं रखा। आधी रात को उठकर अगर हम लोगों ने कहा पापा ट्राईसाइकिल लेंगे, तो आदमी दुकान खुलवा कर ट्राईसाइकिल लाया करते थे। कहते थे कि मेरी इच्छाएं अगर अधूरी रह गई तो मैंने अपने बच्चों का मन क्यों मारूं। लीना का यह बहाव किशोर को किनारे पर अनभिगा खड़े छोड़ जाता है। और तुम आई भी हो तो एक ऐसे आदमी के साथ जिसने खुद कभी ज़िंदगी में नहीं जाना कि इच्छाएं पूरी होना किसे कहते हैं। भैया को 80-100 रुपये मिलते हैं, बच्चे हैं, वे बड़ी भाभी है जिन्होंने मुझे माँ की तरह पाला। माँ बाप का प्यार मैंने तो सिर्फ भैया में ही पाया। इसलिए कभी कभी सोचता हूँ कि दोस्ती, अब तक हम लोगों का संबंध ठीक है, लेकिन आगे फिर वही बात। देखो, कोई भी लड़की जब ऐसे निर्णय ले लेती है किशोर, तो खूब आगा पीछा सोच लेती है। मुझे सभी तरह की ज़िंदगी जीने की आदत है। उसने किशोर का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आज तो तुम्हारी लेक्चर से पक्की है ना, इसलिए एक आधार है। यह नहीं होती तब भी मैंने आने का निर्णय कर लिया होता। जब अब हम दोनों के दुख सुख अलग कहाँ रह गए हैं। अरे मैं तो कहती हूँ इस साल मैं फाइनल किए लेती हूँ, फिर निश्चित होकर पीएचडी कर डालो। ये ट्यूशन और नोट्स तो तुम बंद ही कर दो। मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी ले लूँगी। फिर बहुत ही लाड और सांत्वना से उसके कंधे पर बाँह रख कर बोली, छोटी सी जिंदगी है, यूँ ही बीत जाएगी। आज भी याद है, किशोर को लगा था कि लीना के मुंह से अपनी बात नहीं, फिल्में और रूमानी किताबें बोल रही है। घड़ी देखकर जब वे लोग उठे तो लीना ने उसे इस तरह दिलासा दिया जैसे बच्चे को समझा रही हो। देखो, हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, बहुत तकलीफ़ें, असुविधाएं, अपमान और बदमजगी होती है, लेकिन यात्रा पूरी करने के बाद कोई भी उन्हें याद नहीं रखता पापा ने गलत किया या सही। अब तो हमारी ज़िंदगी अपनी और स्वतंत्र ज़िंदगी है। पापा उसमें कहाँ आते हैं? हाँ, पापा उसमें कहाँ आते हैं? न होगा तो आगे उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। उस दिन सुनसान माल पर किशोर ने नीला को कमर से अपने पास खींच लिया। तुम बहुत समझदार हो लीना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। कभी कभी ये छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण लगने लगती है। इसी तरह भटकाव में मुझे सहारा देती रहना। मन में सोचा, लीना जिस वर्ग से जिन लोगों में रहती है, निर्णय दृढ़ता और स्पष्ट चिंतन उन लोगों की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि परिस्थितियों पर उनका नियंत्रण होता है। छोटी छोटी बातों के महत्वपूर्ण लगने का सिलसिला शुरू कहाँ हुआ था यह तो स्पष्ट याद नहीं, लेकिन वह ख़त्म वहाँ नहीं हुआ। ख़त्म हुआ किशोर और लीना को अलग करा के, एक नए सिलसिले की शुरुआत करके। आज लीना आशय उसी अतीत से है क्या? उसने पाइप निकाल लिया, सुलगाया और सिरे से पकड़कर पीता रहा। कुछ घटनाएं अभी भी भुलाई नहीं भूलती, और आज भी किसी लड़की को टेनिस खेलते देखकर, किसी पार्टी में, होटल में छुरी कांटे उठाते रखते याद आ जाती है। दीक्षित साहब की ओर से शादी का डिनर था, उनके लॉन में ही। छुरी कांटे से दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन या किसी के घर एट होम पार्टी खा चुका था, लेकिन खास सुविधाजनक न होते हुए भी खाने में दिक्कत नहीं हुई। खाना समाप्त करके छुरी कांटे का क्रॉस बनाकर खाली प्लेट में रख दिया और चुपचाप होठों पर फरमाइश मुस्कान लाकर मेहमानों की चूल पर हंसने का प्रयास करने लगा। वे सब अपनी ही बातों में व्यस्त थे और शायद किसी को एहसास नहीं था कि जिसकी शादी की पार्टी में वह लोग खा रहे हैं, वह व्यक्ति भी वहाँ उपस्थित है। पास बैठी लीना बहुत धीरे से पूछा, अरे आप खा चुके हैं क्या? लापरवाही से उसने हाँ कहा और दीक्षित साहब की तह किए गए नैपकिन को होठों से छुलाना देखता रहा। तभी औरों की निगाह बचाकर लीना ने धीरे से उसकी प्लेट से छुरी कांटे के क्रॉस को बिगाड़कर उन्हें दो समानांतर रेखाओं में रख दिया। उसने भी देखा, खाना खत्म करने वाले समानांतर ही रखते हैं। उसकी जानकारी गलत थी। थोड़ी देर वह उधर ध्यान हटाए रहा, मगर बाद में जाने क्या हुआ कि फिर उसे उन्हें क्रॉस की शक्ल दे दी। मेज के नीचे लीना ने धीरे से उसका पाँव छुआ और उद्दत भाव से बोला, अभी एक कटलेट और लूँगा। ओके। जब से वह लीना के साथ खाते समय
खाना ख़त्म करके छुरी कांटे के क्रॉस की स्थिति में ही रखता, फिर उसका गट गट पानी पीता, चप चप खाना और हरिओम की लंबी डकार के साथ तृप्ति का संतोष प्रकट करना लीना को पसंद नहीं आया। यह जानते हुए भी वह उसे चिढ़ाने के लिए यह करते हुए खाता। उसे लगता इसमें लीना की व्यक्तिगत पसंदी उतनी नहीं है जितनी हिकारत की यह भावना कि तुम्हें सभ्य समाज में उठने बैठने का मौका नहीं मिला, इसलिए शायद यह नहीं जानते कि यह अशिष्ट है। कोई चीज़ स्वादिष्ट लगती है तो जल्दी जल्दी लंबी सड़ाकेदार आवाज़ के साथ मुंह भर लेता है और झूम झूम कर गुनगुनाते हुए इनका स्वाद लेता है और लीना की आंखों में पड़ता है। शायद पहली ही बार खा रहे हो, हालांकि यह भी समझ लेता है कि ऐसा करते समय जानबूझकर लीना दूसरी ओर मुंह करके रसोई में झांकने लगी है। लीना को धोबी की धुली साफ सफ़ेद इस्त्री हुई साड़ी पहनकर सोने का शौक था और उसका आग्रह रहता कि वह भी धोबी का धुला कुर्ता पजामा पहनकर सोए, लेकिन किशोर किसी भी तरह अपने मन को तैयार न कर पाता। जिस तरह के कपड़ों को वह 2-2, 3-3 दिन तक पहनता और बाहर से लौटकर उन्हें खूंटी या किवाड़ पर लटका देता रहा कि अगले दिन पहनने लायक रहे, उन्हें पहनने ही कैसे बिस्तर में घुस जाए। 2 घंटे उन पर क्या इसलिए बेचारे धोबी की मेहनत की थी कि लीना ने इस्त्री ठीक न होने पर आधे कपड़े धोबी को लौटा देती थी कि उन्हें पहनते ही बिस्तर पर लेटकर बराबर कर देना है। लोटे में अंगारे भरकर रात को देर तक अपने हाथ से धुले कपड़ों पर इस्त्री करना उसे अभी तक याद है, लेकिन इस्त्री करने के परिश्रम को भी जानता है, इसलिए वह उस कुर्ते पजामे को यूं ही सिरहाने रखा छोड़कर कहीं से कोई गंदे कपड़े निकाल लेता क्या है, कहीं कोने में ना पड़े रहे, शरीर पर ही रहे, सोना ही तो है। लीना चिढ़ाती है, तुम्हें गंदे कपड़े पहनने का खास शौक है। उसे लगता है जैसे कही रही हो साफ कपड़े पहनने की आदत ही ना है। इंटरव्यू के लिए जाना था। लीना ने उसकी अटैची बिस्तर तैयार किए, अपनी बेंत की चौकोर टोकरी में 2 प्लास्टिक की प्लेटें, गिलास, तौलिया, नैपकिन, केले, संतरे इत्यादि रख दिए। गुसल खाने से निकलकर गीले बालों को झटकते काटते छींटे उड़ाते हुए किशोर ने पूछा, अरे भाई ये सब क्या है? लीना व्यस्त भाव से सामान लगाती रही, कुछ नहीं, रास्ते की तैयारी है, पापा की तैयारी मैं ही करती थी। किशोर ने मुलायम स्वर से कहा, यूँ ये सब बेकार मेहनत कर रही हो, रास्ते में मेरा मन ही नहीं होता कुछ खाने पीने का। फिर 3rd क्लास में आदमी खुद ही बैठ जाए, इतना ही काफ़ी है। ये ताम झाम जितना कम हो उतना अच्छा है, बेकार टूट टाट जाए। फिर जब एक कंघी अंदर रख कर लौटा तो उसने असली बात कही, इसके लिए एक कुली अलग से करना होगा। अटैची बिस्तर का क्या है, लिए हाथ में लटका दिए। लीना का हाथ रुक गया। उसने गौर से किशोर को देखा और उसके आगे बाईफोकल चश्मे से झांकती दीक्षित साहब की आंखें आ गई। लीना को शौक था घर में अच्छे पर्दे हो और उसे लगता पुरानी साड़ियों के पर्दे क्या बुरे हैं। घर में न टी शर्ट की ज़रूरत थी। भेंट में मिले टी शर्ट दीक्षित साहब के साथ ही उस शहर में छूट गए थे और वो वहाँ जाना नहीं चाहता था। तय हुआ शाम को साथ चलेंगे, लेकिन वह खुद ही कॉलेज से बाजार चला गया और जब आया तो 2nd ग्रेड का टी शर्ट साइकिल की डोलवी में था। किसी बेमालूम सी चटक था। टेढ़ेपन का कौन गौर से देखता है। चीज़ तो आधे दामों में ले आएगी। लीना ने देखा तो नाक भी सिकोड़ लिया। क्या उठा लाई हो? अगले दिन वह खुद जाकर नया सेट उठा लाई। बोली, तुम्हारे पैसे नहीं खर्च किए हैं, अपने पैसों से लाई हूँ। तुम्हें पैसों को लेकर मुँह तक कोई बात नहीं आई थी, तभी कोई आ गया। ये सब तो चला बिना बोले, लेकिन एक दिन जब रेस्तरां से निकले तो बोलने का लिहाज भी टूट गया। शायद उसे इतना बुरा न लगता, लेकिन साथ में था किशोर का एक सरकारी अंग्रेजी विभाग का मेहता। लीना का फाइनल था, इसलिए उस मदद करने के लिए निकाले कि मेहताब ने झटके से पर्स में निकलकर 10 का नोट थाली में फेंक दिया। टिप के 4 आने छोड़ और बाहर आते हुए बोला, मैं समझता हूँ इन बेचारों को ज़रूर कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। ये होटल वाले इन्हें देते ही क्या है, सारा गुजारा तो टिप्स पर ही चलता है इनका। हमारे ये टिप देने में सबसे ज़्यादा लफतीफ़ पाते हैं। लीना हंसकर बोली, बहुत दिल कड़ा करके छोड़ा तो एक आना छोड़ दिया। हम पूछते हैं, यूँ पैसा फेंकने से क्या फ़ायदा? उसने बचाव पक्ष की दलील की। एक तो 2 पैसे की चीज़, ये 4 आने को दो, फिर यह
टैक्स, मैं कहता हूँ यह टिपबाजी। विदेशों ने इतना बड़ा सिरदर्द हो गया कि लोग परेशान हैं। दरवाज़ा खाला है, टिप दीजिए। लिफ्ट से आए, टिप दीजिए। टैक्सी का भाड़ा दिया, टिप दीजिए। होटल के बेरे ने आपकी डाक ला कर दी, टिप दीजिए। टिप ना हुई साली मुसीबत हो गई है। हमें तो इन सबको डिस्करेज करना चाहिए। भाई चीज़ों का दाम आप 2 पैसे और बढ़ा दीजिए, लेकिन टिप के नाम पर यह जेब कतराई बंद कीजिए। मैं तो इसके एकदम खिलाफ हूँ। वो लीना से बहस के अंदाज में बोलता रहा। खैर, अच्छा सा बुरा सभ्य समाज का एक तरीका बन गया है, लीना ने बताया। अच्छा सभ्य समाज? यह पूरे वर्ग का बख्शीश और टिप्स पर पालना गुलामी है। किशोर को गुस्सा आ गया। ऐसा ना करे तो ये लोग भी तो ठीक से सर्व नहीं करते, कोई सुनेगा ही नहीं। यानी जिसके पास टिप देने के फालतू पैसे ना हो, उसे यहाँ आने का हक नहीं है। उसे न खाने पीने का हक है, न अच्छी जगह बैठने का। उसकी बात में कड़वाहट आ गई। बिल के पैसे हो ना हो, लेकिन टिप जरूर हो। इसे पर्सनल क्यों बनाते हो किशोर? लीला ने निर्णय ढंग से कहा। बहरहाल आपकी बात ठीक भी हो, फिर भी मैंने देखा है पैसा आपसे छूटता नहीं। लीला ने मेहता के बड़े हुए हाथ से पान लेकर मुंह में भर लिया। किशोर की आंखों के आगे बीवेयर ऑफ डॉग का फाटक घूम गया और बोला, लीना जी मुझे मिलते हैं 200 रुपये, 100 भी आज। और आपको रहने की आदत है उस माहौल में जहाँ 1000 रुपये तनख्वाह, 1500 की ऊपर आमदनी होती है। वे लोग 5 रुपये के बिल पर 1-1 रुपया टिप दे सकते हैं। और उस दिन लीना की आंखों में आंसू आ गए थे और घर आकर वह फूट फूट कर रोने लगी। रात भर रोती रही और किशोर डरे बच्चे की तरह माफ़ी मांगता रहा। अक्सर उसे दया भी आती थी। लीना सब्जी काटती, झाड़ू लगाती, सफाई करती, कपड़े धोती तो किशोर का मन एक अजीब करुणा से भर भर कर आता। बेचारी लाड प्यार नाज नखरों से पली लड़की कहाँ आ गई है। तब वह आगे आगे सारे कदम देता। वह कपड़े भीगे छोड़कर आती तो धोकर सुखा देता। वह ब्रश करती तब तक खुद स्टोव जलाकर चाय बना देता। वह खाना बनाती तो नहाने से पहले कमरे झाड़ देता। लीना किताबें खोल पढ़ रही होती तो वह चुपके से बर्तन मान जाता। हालांकि यह चीज़ उसे और भी चुभती कि लीना जान गई है, फिर भी न जानने का बहाना करके बैठी पड़ी रही है। लेकिन देखकर अनदेखा करना मुश्किल हो जाता है तो लड़ती है और वह कहता है, देखो लीना मुझे तो ये सब करने की आदत है, शुरू से किया है। भाभी बीमार या बाहर होती थी तो सभी कुछ करता था, लेकिन तुमने तो रसोई में झांक कर भी नहीं देखा होगा। उसका गला रुंध जाता। तुम क्या सोचती होगी लीना? कहाँ? लीना गहरी सांस लेकर झड़क देती है। जब वह सज सवर कर बाहर निकलती है तो किशोर उसे देखता रह जाता है। हेयर स्टाइल, मैचिंग सेंस, हर चीज़ का चुनाव और स्तर, सभी पे सभी ऐसी नफासत और अभी जाती रहता है कि लगता है जैसे वह किशोर से बहुत दूरी चली गई है, अप्राप्य और दुर्लभ हो उठी है। उसे अपना आप बहुत ही छोटा अकिचन महसूस होने लगता। वह खुद ही मानो अनधिकार, गैर और अजनबी बनकर उसे ठगा सा देखता रह जाता। उस क्षण उसे लीना के सौंदर्य और सौंदर्य बोध पर गर्व मिश्रित संतोष जरूर होता, लेकिन पीछे कहीं रीढ़ के भीतर आशंकित भय सुरसुराया करता। सचमुच वह लीना के लायक नहीं है। कहाँ वह और कहाँ लीना? जरूर लीना भी तो अपने आप को उसे देखकर कभी कभी सोचती ही होगी वह कहीं गलती कर बैठी है। जाने कैसे यह विश्वास हो गया कि अब लीना उसके साथ आने का अफसोस होने लगा। इधर वह अधिक सुस्त और उदास रहने लगी। कहाँ इस समय वह बड़ी शानदार गाड़ी में बैठी घूमने जा रही होती, कहाँ अब बार बार धूप में रुमाल से गले कनपट्टियों से पसीना पहुँचती, धूल धुलक्कड़ में रिक्शे में लदी पहिए से साड़ी बचाती चली जा रही थी। साथ लगे उस बुद्धू चुगद भुने मनहूस और कंजूस गरीब को देखकर क्या हर क्षण धड़कते दिल से यही नहीं मानती होगी कि हाय राम, इस वक्त क्यों जान पहचान न मिल जाए। हालांकि वह खुद भी बहुत ख्याल रखती कि जब किशोर उसके साथ हो तो सबसे अच्छे कपड़े में हो, मगर उसके पास अच्छे कपड़े थे कहाँ। देखो कल एक जहाज़ क्रैश हो गया। RAC का विंग स्काउटर था। अखबार पढ़ते पढ़ते उसने मेहता और लीना को सुनाया। अक्सर जब वे तीनों बैठते तो किशोर को लगता जैसे उसके पास बात करने का कोई विषय ही नहीं है। अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए वह कुछ उठाकर पढ़ने लगता। हालांकि एकाध बार लीना ने बताया कि यह बदतमीजी है। क्या था? लीना स्टोव के पास थी, जैसे कम सुनती हो, इस तरह कान पर जोर देकर पूछा। वैसे भी स्टोव की आवाज़ रसोई में गूंज रही थी। उसने डरते डरते मेहता को देखा कि कहीं सुन तो नहीं लिया।
इंडियन एयरलाइंस का विस्काउंट था, किशोर ने दोहराया। वह और मेहता आंगन में मूडों पर बैठे बैठे थे। लीना रसोई में पास ही चाय बना रही थी। विस्काउंट नहीं प्रोफेसर साहब, वाइकाउंट बोलो, लीना ने हंसकर कहा। तो फिर वही वाई वोकल। शीशे और तुच्छता का एहसास करती दो उपेक्षा भरी आंखों में उसे तिलमिला छोड़ गई। अरे हाँ हाँ, आप कॉन्वेंट में पढ़ी है, जरा स्पेलिंग तो देखो, किशोर जिद करता रहा। मेहता साहब जरा इन्हें बताइए, वह वहीं से बोली। मेहता अचकंबा उठा, क्षमा मांगने के लहजे से कहा, प्रोफेसर साहब वो तो वाइकाउंट ही है। अरे इन अंग्रेजी शब्दों का कोई एक उच्चारण है। किशोर भड़क उठा। अंग्रेज और अमेरिकनों की बात छोड़ दीजिए, इंग्लैंड में खुद हजारों शब्दों के उच्चारण तय नहीं है। एक अंग्रेज बोलता है डिरेक्शन, दूसरा कहता है डायरेक्शन। एक कहेगा ऑफिन, दूसरा बोलेगा ऑफ्टिन। लिखा है ल्यूनिटेंट, स्कीइंग पढ़ रहे हैं लेफ्टिनेंट। सेइंग स्पेलिंग है जी ए बोला जा रहा है। जेल। आई हेट दिस लैंग्वेज। और सिर्फ कॉन्वेंट के बच्चों की बपोती हो, यानी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो। द लैंग्वेज ऑफ इम्पेरियलिटिस्ट एंड ब्यूरोक्रेट्स। और इन शब्द के याद आते ही उसे लगा जैसे वह मेहता और लीना को नहीं, इन दोनों के पीछे कहीं छिपे खड़े दीक्षित साहब को यह सब सुना रहा है। साले हमारी जबान को कहेंगे वर्नाक्यूलर। जानते हैं वर्नाक्यूलर माने क्या होता है? वर्नाकुलर मीन्स द लैंग्वेज ऑफ रोमन स्लेवज, जन्मांतर की गुलामों की जबान। और गुस्से पर लीना जोर से हंस पड़ी। लेकिन इस पर इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है? अपनी गलती मान लीजिए ना। नाराज होकर भी वही भाषा बोल रहे हैं जिस पर नाराज है। वह हथेली टिकाकर हंसती रही। शट जाने उसे क्या हुआ। जोर से उसने अखबार जमीन पर पटका और झटके से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, हम कॉन्वेंट में नहीं पढ़े, हमारे उच्चारण खराब सही, लेकिन इसी कॉन्वेंट में तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। और वह मेहता को स्तंभ छोड़कर बाहर चला गया। आते हुए कह गया, मैं गरीब आदमी हूँ लीना, लेकिन मेरी अपनी इज्जत है। बाद में अपनी उत्तेजना पर उसे अफसोस होता रहा। 3-4 दिनों के तनाव रोने धोने के बाद उसने खुद लीना से माफ़ी मांगी कि गलती उसकी थी। ना मालूम उसे क्या हो गया था नहीं, क्या होता चला जा रहा था, समझ में नहीं आता उसे। जैसे लीना से उसके सामने पड़ने से डर लगने लगा था। लीना की एक खास तरह की दृढ़ या जिद्दी मुद्रा है जिसके सामने ही वह नर्वस हो जाता है। या तो कुछ उल जुलूस कह बैठता है या उसे ऐसा ही कुछ हो जाता है। उसे हमेशा खतरा रहता है कि न मालूम किसी मजाक या गंभीरता में वह क्या कुछ कह दे और लीना का चेहरा सांवले गंभीर चेहरे में बदल जाए। वाह भाई, फोकल चश्मा उभर बैठे। वह अपनी थीसिस के सिलसिले में रोज़ सांझ को यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जाता था और लीना इम्तिहानों की तैयारी करती थी। प्रिविज़न में 58% नंबर थे। अगर इस बार तैयारी ठीक हो जाए तो कमी पूरा करके फर्स्ट क्लास लाया जा सकता था। इसलिए नियमित रूप से मेहता की मोटरसाइकिल दरवाजे पर 5 बजे आ खड़ी होती थी। तीनों साथ चाय पीते। उस क्षण लीना सबसे अधिक प्रसन्न रहती। वैसे प्राय उसकी यह शिकायत रहती थी कि न तो उसे हम किसी के यहाँ आते हैं न किसी को चाय पर बुलाते हैं। तब उसे ख्याल हुआ कि सचमुच उसका परिचय कितने कम लोगों से है, ऐसे लोगों से जिनके साथ संपर्क रखने के से लीना को प्रसन्नता हो। इसलिए वह अक्सर ही चुप रहता और ख्याल रखता कि कहीं चाय से सुड़ सुड़ की आवाज़ ना हो। वह दांतों के पीछे जीभ लगाकर अपनी प्रिय चस्सी न कर बैठे। खाने के बाद एक दिन वह परम तप्त के भाव से यूं ही दांतों में जीभ लगाकर सांस खींच रहा था जिससे आवाज़ होती थी। लीना खा रही थी, अचानक बोली, फॉर गॉड सेक यह मत करो, मुझे उल्टी हो सकती है। और तब से जब भी वह ऐसी आवाज़ निकालता है कि लीना का वह वाक्य उसकी चस्सी को बीच में ही रोक देता है। वह और मैं तो कपड़ों की बातें करते, फिल्मों की बातें करते, दिल्ली और मुंबई की होटलों की बातें करते, ड्राइविंग और पार्टियों के दिलचस्प किस्से सुनाते। मिसेज किशोर, आपने रेस ऑफ रांचीपुर देखा है? भोपाल सन्यासी वाले किस्से पर बेस किया है। और वह फिल्मों की कहानियों सुनाते लगता। लीना उत्सुक मुग्धता से सुनती रहती या कभी लीना सुनाती, मुझे क्रीम खाने का शौक़ जरा ज़्यादा ही था। फूड क्रीम, क्रीमी जेली, आइसक्रीम, पता नहीं एक दिन पापा ने क्या सूझा 10 सेर क्रीम उठा ले आए।
10 शेर? मेहता अथाह आश्चर्य से दिखाता। माय गॉड! हाँ हाँ, 10 शेर, लीना उत्साह से बताती। कहते थे कि जी भरकर खा लो, एक बार खूब नियत भर लो तो नॉर्मल हो जाएगा। यह पापा का सिद्धांत था। उन दिनों 2 घोड़ों की बोस की, 4 घोड़ों की बोस की आती थी और पापा ने घर भर की चादरें उसी सिल्क से भी बनवा दी थी। वह तो बड़ा कीमती सिल्क हुआ करता था, मेहता प्रशंसा से कहता है। रुपए की तो पापा को कभी चिंता ही नहीं की। मखमल के पर्दे, 2-2 हज़ार के गलीचे उनके पास। आप सोचिए उन दिनों को 2 हज़ार। उस समय वो किशोर की उपस्थिति भूल जाती। फर्स्ट क्लास से नीचे कभी सफ़र नहीं किया और पापा सिगार पीते। आप सोचिए अंग्रेज कलेक्टर कहाँ करते थे। मिस्टर दीक्षित, आपको यहाँ जो सिगार मिलता है वह हमें इंग्लैंड में भी नसीब नहीं है। घर के हर आदमी पर एक बेरा आज भी है। 5-10 रुपये का जो हिसाब ही नहीं मांगते। कमाल है, कमाल है के भाव से मेहता सुनता रहा। वह खुद अच्छे परिवार का था। तनख्वाह के अलावा 200 घर से मंगाकर खर्च कर देता। वह तो यहाँ सिर्फ इंतजार का वक्त काट रहा था। वस्तुतः उसे आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना था। साफ सुथरा स्मार्ट सा नौजवान, मुलायम घने बिना तेल के बालों का गुच्छा सामने झुका रहता। कभी ब्रो या कभी ट्राइब में वह सचमुच प्रभावशाली लगता और अपने मस्से पर अंगुली रखे अक्सर किशोर देखता। सांझ को वह सफ़ेद पैंट कमीज में आता। आंगन में ही नेट लगाकर बैडमिंटन का काट गाड़ लिया जाता था और घंटों 1.5 घंटों दोनों खेलते। मेरे यहाँ बेकार पड़ा था कहकर उसने बल्ले और शटल कॉक्स का पूरा डिब्बा लाकर रख दिया था। तब पढ़ाई होती थी। एक बार उसके आते ही लीना ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। इन्हें मिलता ही क्या है। और इसमें सब में किशोर सचमुच अपने को फालतू ही पाता। न उसे किसी में 10 शेर क्रीम ला कर दी थी, ना ही बॉस की बेडशीट्स उसने देखी थी। उसके पास कमीज कुर्ते तक सिल्क के नहीं रहे। पहले उसे लगता अगर मेहता लीना का क्लास फेलो होता तो वह ये सारी बातें सुनता और दांत पिसता। सेकी यह वर्ग सिर्फ सेकी हर पर जिंदा रहता। एक की बात सुनकर प्रतीक्षा करता देखे जब अधूरा पक्ष कौन सी शेखी जिसके जवाब में खोज कर लाता। मेहता के संदेह हुए खोलने के ढंग और साड़ी का पल्ला फुला।